नमस्कार। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसने उत्तर भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं इग्नू के एमए इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 8 पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड लिंकेजेस नॉर्थ इंडिया 600 BCE 300 CE के बारे में। मैं यूनिट का नाम फिर दोहराता हूं, यूनिट 8 पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड लिंकेजेस नॉर्थ इंडिया 600 BCE 300 CE। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं या उनकी लड़ाइयों का इतिहास नहीं है। बिल्कुल, ये उस आम इंसान, उस व्यापारी, उस कारीगर की कहानी है जिसने प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। ये समझना यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जीएस पेपर 1 के एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमी सेक्शंस के लिए कुक्की महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस गहन चर्चा से हम ये जानेंगे कि कैसे व्यापार बढ़ा, कैसे छोटे छोटे गांव बड़े शहरों में तब्दील हुए, जिसे हम इतिहास में दूसरा शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, और कौन-कौन से बड़े व्यापार मार्ग थे, जैसे वो उत्तरा पथ वाला रास्ता और सिक्के, पैसों का चलन कैसे और कब शुरू हुआ। जी, और फिर मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों का इस सब पर क्या असर पड़ा, ये सब कुछ हम देखेंगे। लगभग 900 सालों का विस्तृत विश्लेषण होगा, 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। मैं एक बार फिर ये समय अवधि दोहराता हूँ, 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने के लिए पेन और पेपर बिल्कुल साथ रखिए, क्योंकि हम इस यूनिट के हर पहलू को, हर लाइन को बारीकी से समझने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ गहरा ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड 8.1 यानी परिचय। एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए डीडी कोसाम्बी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है। हाँ, आर्थिक और सामाजिक जीवन को समझे बिना इतिहास अधूरा है ना? बिल्कुल। और पिछले लगभग 50 सालों में हमें कई नए स्रोत मिले हैं, जैसे पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से मिली चीजें, पुराने सिक्के, पत्थरों या धातुओं पर लिखे अभिलेख। इनसे हमें इस युग के आर्थिक जीवन की कहीं बेहतर तस्वीर मिली है। तो पहले जो हम सिर्फ किताबों पर निर्भर थे, अब जमीन से निकली चीजें भी कहानी बता रही हैं। सही कहा। देखिए, कृषि तो हमेशा से मुख्य आधार रही अर्थव्यवस्था का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गैर कृषि क्षेत्र व्यापार, तरह तरह के शिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स और शहर, इनकी भूमिका भी प्राचीन भारतीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस पर हमें खास ध्यान देना होगा। तो जानकारी के स्रोत क्या-क्या हैं हमारे पास इस दौर के लिए? कई तरह के हैं। साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक, दीघनिकाय वगैरह। जैन ग्रंथ है, संस्कृत के ग्रंथ हैं। फिर विदेशी यात्री जो यहाँ आए, उन्होंने जो लिखा, जैसे मेगास्थनीज। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने कहा, पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पुरानी इमारतों के खंडहर। जी। और कई बार ये पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि किताबों में तो लिखने वाले का अपना नजरिया भी आ जाता है ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आपने दूसरे शहरीकरण की बात की, तो पहला शहरीकरण कौन सा था? वो था हड़प्पा सभ्यता वाला। हम यह तुलना करेंगे कि हड़प्पा के शहरों और लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में जो शहर बसे, उनमें क्या फर्क था, क्या समानताएं थीं, ये दूसरा शहरीकरण कैसे अलग था। और फिर आता है मौर्य काल, लगभग 325 से 185 ईसा पूर्व। ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक विशाल साम्राज्य। अशोक के शिलालेख हमें बहुत जानकारी देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हालांकि उसकी डेटिंग को लेकर इतिहासकारों में बहस है, पर वो भी अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर काफी कुछ बताता है। तो मौर्य काल में राज्य का रोल बढ़ गया अर्थव्यवस्था में। हाँ, ऐसा लगता है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शक कुषाण काल में व्यापार और फला फूला। खास तौर पर रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था, वो इस दौर में अपने चरम पर पहुंचा। अच्छा, साम्राज्य टूटा पर व्यापार नहीं टूटा। हाँ, बल्कि और बढ़ गया कुछ क्षेत्रों में। तो इस पूरी चर्चा को हम समझने की आसानी के लिए 3 मुख्य कालखंडों में बांटेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व,
लगभग 320 से 187 ईसा पूर्व यानी मौर्य काल। अच्छा, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी यानी मौर्योत्तर काल। ठीक है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व, फिर मौर्य काल और फिर मौर्योत्तर काल। एकदम स्पष्ट है। तो शुरू करते हैं पहले कालखंड से। खंड 8.2 व्यापार और शहरी विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व। जी, ये दूसरे शहरीकरण का दौर है। इसके बारे में जानकारी हमें मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, जैसे विनय पिटक, दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, सुत्त निपात। ये नाम याद रखने चाहिए। हाँ, ये पिटक और निकाय वाले ग्रंथ और जैन ग्रंथ भी हैं, और पाणिनि की अष्टाध्यायी भी शायद इसी समय के आसपास की। हाँ, पाणिनि के अष्टाध्यायी भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी समय महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में इनकी सूची मिलती है। 16, काशी, कोसल, मगध, वत्स, अवंती, ये सब। तो ये राजनीतिक शक्ति के केंद्र तो थे ही, आर्थिक केंद्र भी थे। बिल्कुल। नगर शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों की तुलना में बौद्ध ग्रंथों में कहीं ज्यादा मिलता है। और सिर्फ ग्रंथों में ही नहीं, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस समय शहर बस रहे थे, विकसित हो रहे थे। और इस सब के पीछे एक बड़ा कारण था लोहा, आयरन। हाँ, लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग। इसने खेती के औजार बेहतर बनाए, जैसे हल्का फाल। इससे गहरी जुताई संभव हुई, पैदावार बढ़ी। और सिर्फ खेती ही नहीं, शिल्पकारी के औजार भी लोहे से बनने लगे। कहाँ कहाँ मिले हैं लोहे के औजार इस समय के? जैसे उज्जैन, राजस्थान में संभर और रेर जैसी जगहों पर। उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा में तो लोहारों की भट्टियां तक मिली हैं। तो लोहे ने एक तरह से प्रोडक्शन को बूस्ट दिया। और इससे कारीगरी में भी विशेषज्ञता आई होगी। बिल्कुल। अलग अलग तरह के कारीगरों का जिक्र मिलता है ग्रंथों में। कुम्हार, कुंभकार, बढ़ई, वड्ढकी, बुनकर, तंतुवाय, धोबी, रजक, नाई, कप्पक, सुनार, मणिकार। यस सर। मतलब स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स डेवलप हो रहे थे। और ये कारीगर शहरों में रहते थे? हाँ, ज्यादातर। इससे शहरी केंद्रों का विकास हुआ, जैसे राजगीर या राजगृह, कोसांबी, उज्जैनी, तक्षशिला। ये बड़े शहर बन रहे थे। और यहीं पर वो खास बर्तन आते हैं, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये क्या था और क्यों महत्वपूर्ण था? ये मिट्टी के बर्तन बनाने की एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी, जो खासकर मध्य गंगा घाटी में विकसित हुई। ये बर्तन एकदम काले, चमकदार होते थे, जैसे शीशे की तरह। ये शायद विलासिता की वस्तु थे, लेकिन आम इस्तेमाल में भी आते थे। इनका मिलना इस बात का संकेत है कि उस इलाके में व्यापार अच्छा था, संपन्नता थी और एक खास तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और ये कहाँ-कहाँ मिले हैं? क्या सिर्फ गंगा घाटी में? शुरुआत मध्य गंगा घाटी से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत और दक्कन तक भी फैले। ये इनका फैलाव ही व्यापार मार्गों का सबूत देता है। हाँ, समझ गया। तो अब बात करते हैं सेक्शन 8.2.1 की, व्यापार और व्यापारी। हाँ, देखिए, वैदिक वर्ण व्यवस्था में व्यापार का काम मुख्य रूप से वैश्यों से जोड़ा गया था, लेकिन बौद्ध परंपरा में व्यापार और व्यापारियों, वणिक, को ज्यादा सम्मान मिलता हुआ दिखता है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि बौद्ध धर्म का उदय ही शहरी माहौल में हुआ था, जहां व्यापारी वर्ग काफी प्रभावशाली था। बुद्ध ने स्वयं सेठी या श्रेष्ठी जैसे धनी व्यापारियों के महत्व को पहचाना। ये सेठी कौन थे? क्या ये आज के सेठ जैसे थे? हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत अमीर व्यापारी होते थे, ज्यादातर शहरों में रहते थे। इनका समाज में काफी रुतबा था। एक मशहूर उदाहरण है अनाथ पिंडिक का, जिन्होंने श्रावस्ती में जेतवन विहार खरीदने के लिए सोने की मुद्राएं बिछा दी थीं। हाँ, ये कहानी तो सुनी है। तो ये सेठी बहुत प्रभावशाली थे। कहीं कहीं सेठी गृहपति का भी जिक्र आता है। जी, गृहपति मतलब गृहस्वामी या धनी किसान। तो सेठी गृहपति शायद वो लोग थे जो व्यापार भी करते थे और जमीन के मालिक भी थे। एक और तरह के व्यापारी थे सत्तावाहास। ये कौन थे? ये कारवा नेता होते थे, मतलब व्यापारियों के काफिले को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाने वाले। लंबी दूरी के व्यापार में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। और क्या-क्या चीजें बिकती थीं? मतलब व्यापार किन चीजों का होता था? ग्रंथों में जिक्र आता है कपड़ों का, खासकर काशी के बने कपड़ों का। घोड़ों का व्यापार होता था, अश्ववणिया मतलब घोड़ों के व्यापारी। अनाज का व्यापार तो होता ही था। और जैन धर्म का भी व्यापार से कुछ जुड़ाव था शायद। हाँ, जैन धर्म ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, इसलिए खेती की बजाय व्यापार को ज्यादा अपनाया गया अनुयायियों द्वारा। और इस दौर में भारत के भारी संपर्क भी थे, खासकर उत्तर पश्चिम में। ईरान के अकेमिनिड साम्राज्य, अखेमेनिड एम्पायर से। जी, राजा डेरियस प्रथम के परसिपोलिस और हमदान जैसे शिलालेखों में भारत के कुछ हिस्सों का जिक्र है।
और ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि सिंधु नदी के आसपास का इलाका, जिसे वो 20वां सत्रपी या प्रांत बताता है, अकेमेनिड साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ से उन्हें बहुत सारा सोना राजस्व के रूप में मिलता था। अच्छा, मतलब उत्तर पश्चिम से बाहरी दुनिया से कनेक्शन था। अब आते हैं सेक्शन 8.2.2 पर, व्यापार मार्ग। तो जाहिर है इतना व्यापार हो रहा था तो रास्ते भी होंगे। एक पूरा जाल बिछा हुआ था मार्गों का। एक प्रमुख मार्ग था प्रतिष्ठान, जो आज महाराष्ट्र में पैठन है, से लेकर उत्तर में श्रावस्ती तक। पैठन से श्रावस्ती, हाँ, काफी लंबा रास्ता। हाँ। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण मार्ग था राजगृह बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला पाकिस्तान तक। इस रास्ते पर मथुरा, साकल, सियालकोट जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव आते थे। और इसी को शायद उत्तरापथ कहते थे। बिल्कुल, उत्तरापथ मतलब उत्तर का रास्ता। ये उस समय का एक तरह से नेशनल हाईवे था उत्तर भारत का। सिर्फ जमीनी रास्ते थे या नदियों का भी इस्तेमाल होता था? नदियों का भी खूब इस्तेमाल होता था, खासकर गंगा नदी का। जैसे बिहार में चंपा बंदरगाह से कश्तियां गंगा के डेल्टा तक जाती थीं। नदी मार्ग सस्ते और शायद ज्यादा सुरक्षित भी होते थे भारी सामान के लिए। भिक्षु भी यात्रा करते थे अपने धर्म के प्रचार के लिए। वैद्य या चिकित्सक जैसे मशहूर जीवक, वो भी यात्रा करते थे। मतलब ये रास्ते सिर्फ सामान नहीं बल्कि विचार, धर्म और ज्ञान के आदान प्रदान के भी माध्यम थे। और आपने पहले बताया था कि NBPW का मिलना भी इन रास्तों को समझने में मदद करता है। जी हाँ, जहां जहां NBPW मिला है उससे हमें अंदाजा लगता है कि वो इलाके व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। इग्नू की किताब में शायद एक नक्शा भी दिया गया है जो इन मार्गों को दिखाता है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव पर। सेक्शन 8.23 सिक्के और मुद्रा प्रणाली, कॉइन्स एंड करेंसी सिस्टम। हाँ, ये एक बड़ा मील का पत्थर था। इससे पहले ज्यादातर लेन देन वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से होता था, मतलब सामान के बदले सामान। लेकिन लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, इससे व्यापार में बहुत आसानी हो गई। ये जो पहले सिक्के थे उन्हें हम आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। आहत सिक्के, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये ज्यादातर चांदी के होते थे, कुछ तांबे के भी मिले। इनका वजन तो निश्चित होता था लेकिन आकार अनियमित होता था। मतलब कोई गोल, कोई चौकोर, कोई टेढ़ा मेढ़ा, और इन पर अलग अलग तरह के चिन्ह या सिंबल्स ठप्पा मारकर पंच करके बनाए जाते थे, जैसे पहाड़, पेड़, जानवर, सूरज, चांद वगैरह। तो ये सिक्के कौन जारी करता था? राजा? ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में शायद ये निजी व्यापारियों या व्यापारियों के समूहों, गिल्ड द्वारा जारी किए जाते थे। राज्य का नियंत्रण शायद उतना नहीं था। ये चिन्ह शायद जारी करने वाले की पहचान होते थे। अच्छा, वैदिक काल में भी तो निष्क, शतमान, कृष्णल जैसे शब्दों का जिक्र आता है। क्या वो सिक्के नहीं थे? विद्वानों का मानना है कि वो शायद निश्चित वजन की धातु के टुकड़े या आभूषण थे जिन्हें लेन देन में इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन वो प्रॉपर सिक्के नहीं थे, जैसे आहत सिक्के थे। और इन आहत सिक्कों के मिलने की सबसे बड़ी खोज कहाँ हुई? तक्षशिला में एक जगह है भीर माउंड। वहां खुदाई में एक साथ 1171 चांदी के आहत सिक्के मिले। गजब की खोज थी ये। इनमें से कुछ सिक्के शायद सिकंदर के भारत आक्रमण के समय के भी हो सकते हैं। 1171 सिक्के, तो ये काफी चलन में थे। मतलब इन सिक्कों का कोई आम नाम था क्या? हाँ, चांदी के आहत सिक्कों के लिए एक आम नाम मिलता है कारशापन। कारशापन। पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में इसका जिक्र किया है। इसका वजन लगभग 54-55 ग्रेन्स होता था। कारशापन, ठीक है। और गांधार क्षेत्र में कुछ अलग तरह के सिक्के भी मिले हैं? हाँ, गांधार यानी उत्तर पश्चिमी इलाके में कुछ लंबे मुड़े हुए से सिक्के मिले हैं जिन्हें बेंट बार सिक्के कहते हैं। इनका वजन एक अलग मानक पर आधारित था, लगभग 180 ग्रेन, जिसे शायद शतमान मानक कहते हैं। तो सिक्कों के आने से क्या-क्या फायदे हुए? बहुत फायदे हुए। व्यापार करना आसान हो गया, हिसाब किताब रखना यानी अकाउंटिंग सरल हो गया, उधार लेन देन यानी ऋण प्रणाली का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इणा यानी ऋण या कर्ज का जिक्र मिलता है। और वो सिट्ठी वाली कहानी में भी सिक्कों का जिक्र था। हाँ, अनाथापिंडिक ने जितवन विहार खरीदने के लिए जमीन पर कारशापण बिछा दिए थे, ऐसा वर्णन आता है। ये दिखाता है कि सिक्कों का मूल्य कितना ज्यादा था। बिल्कुल। और वो चलन में थे। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 8.2.4 की, शहरी केंद्र, अर्बन सेंटर्स। शहर कैसे बनते हैं? इस पर एक बहुत फेमस पुरातत्वविद हुए वी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने शहर होने के कुछ 10 मापदंड बताए थे। 10 मापदंड?
क्या क्या थे वो? जैसे शहर का आकार बड़ा होना चाहिए गांव की तुलना में, वहां रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा खेती नहीं करता हो, मतलब गैर खाद्य उत्पादक हो, समाज से जो अतिरिक्त अनाज इकट्ठा हो रहा है वो शहर में जमा होता हो, बड़ी बड़ी स्मारक जैसी इमारतें हों, लिखने पढ़ने की कला यानी लेखन कला का विकास हो चुका हो, विशेषज्ञ कारीगर रहते हों, दूर दराज के इलाकों से व्यापार होता हो और एक राज्य संगठन या स्टेट का होना जरूरी है। काफी लंबी लिस्ट है। तो क्या इस दौर के सभी भारतीय शहर इन सभी 10 मापदंडों पर खरे उतरते थे? ये बहस का मुद्दा है। शायद सभी शहर सभी मापदंडों पर खरे न उतरते हों, लेकिन इन लक्षणों में से कई हमें उस दौर के भारतीय शहरों में दिखाई देते हैं। कौन कौन से प्रमुख शहर थे इस समय? बौद्ध ग्रंथों में शायद 6 महानगरों का जिक्र है। हाँ, बौद्ध ग्रंथों में 6 महानगरों का जिक्र है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। इनके अलावा उज्जैनी, तक्षशिला, हस्तिनापुर, मथुरा जैसे शहर भी बहुत महत्वपूर्ण थे। IGNO की किताब में एक और नक्शा मैप 2 होना चाहिए जो इन शहरों को दिखाता है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, ये 6 महानगर। ठीक है। और पुरातत्व हमें इन शहरों के बारे में क्या बताता है? मतलब खुदाई में क्या मिला है? खुदाई में शहरों के चारों ओर किलेबंदी के सबूत मिले हैं। सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जाती थीं। पक्की ईंटों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। पानी की निकासी के लिए नालियों, ड्रेनेज की व्यवस्था दिखती है। कुछ खास तरह की इमारतें भी मिली हैं। कोई उदाहरण? जैसे राजगीर की पत्थर की बनी किलेबंदी बहुत फेमस है। कौशाम्बी में मिट्टी की बनी एक बहुत विशाल किलेबंदी मिली है। मैसिव मड फोर्टिफिकेशन। और क्या ये सारे शहर एक ही साइज के थे? नहीं, शहरों के आकार में काफी भिन्नता थी। जैसे कौशाम्बी का क्षेत्रफल लगभग 60 हेक्टेयर बताया गया है, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ा था। वहीं कई छोटे शहर या कस्बे भी थे। मथुरा के बारे में कुछ विरोधाभासी बातें भी सुनने में आती हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथ में मथुरा को एक समृद्ध शहर बताया गया है, लेकिन कुछ और जगहों पर वर्णन है कि वहां बहुत धूल उड़ती थी, कुत्ते बहुत थे वगैरह। तो शायद हकीकत इन दोनों के बीच कहीं रही होगी। तो ये शहर बने कैसे? मतलब शहरीकरण के पीछे क्या कारण थे? कई कारण मिलकर काम कर रहे थे। सबसे पहला तो कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चरल सरप्लस, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होना। दूसरा, लोहे की तकनीक का प्रसार। तीसरा, व्यापार का विकास और व्यापार मार्गों का बनना। चौथा, ये शहर राजनीतिक सत्ता के केंद्र भी थे, राजा या शासक यहीं रहते थे। और पांचवा, धार्मिक गतिविधियां, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी शहरों से जुड़ा था। बड़े बड़े मठ और विहार शहरों में या उनके आसपास बने। मतलब कई सारे फैक्टर्स है। अच्छा, पाटलिपुत्र का क्या? वो तो बाद में बहुत बड़ा शहर बना। इस दौर में उसकी क्या स्थिति थी? ये एक अनोखा मामला है। पाटलिपुत्र, जो बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना, वो लगभग 600 ईसा पूर्व वाले दौर में उतना प्रमुख राजनीतिक या आर्थिक केंद्र नहीं बन पाया था। उसका असली विकास बाद में हुआ। ठीक है, तो ये था लगभग 600 ईसा पूर्व का दौर। दूसरा, शहरीकरण, लोहे का प्रयोग, आहत सिक्के, सेठी उत्तरापद और नए शहर। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, खंड 8.3, व्यापार और शहरी विकास, लगभग 320 से 187 ईसा पूर्व, यानी मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य का दौर, भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य। इसके बारे में जानकारी के स्रोत भी थोड़े अलग और ज्यादा विस्तृत हैं। जैसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताब इंडिका। हालांकि ये किताब अपने मूल रूप में अब नहीं मिलती, लेकिन बाद के ग्रीक और रोमन लेखकों जैसे डियोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन ने इसके हिस्से अपनी किताबों में कोट किए हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। हाँ, इंडिका के टुकड़े ही मिलते हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बिल्कुल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून पर एक विस्तृत ग्रंथ है। हालांकि इसकी रचना कब हुई, क्या ये पूरा एक ही समय में लिखा गया, इस पर विद्वानों में काफी बहस है। कुछ लोग इसे पूरी तरह मौर्यकालीन नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये उस समय की सोच और व्यवस्था के बारे में कुछ तो बताता ही होगा। निश्चित रूप से। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के शिलालेख, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर पर खुदे हुए हैं, इसलिए काफी विश्वसनीय माने जाते हैं और पूरे साम्राज्य में फैले हुए मिले। तो इन स्रोतों से मौर्य काल के व्यापार और शहरों के बारे में क्या पता चलता है? सेक्शन 8.3.1, व्यापार, बाजार स्थल और व्यापार मार्ग। देखिए, कृषि तो अब भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी।
लेकिन व्यापार और शिल्प का महत्व और बढ़ गया था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत की आबादी को 7 वर्गों या जातियों में बांटा है, जिसमें कारीगरों और व्यापारियों को भी अलग वर्गों में गिना है। और पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी वर्णन किया उसने। हाँ, मेगास्थनीज बताता है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कुल 30 लोग शहर का प्रशासन चलाते थे। 6 समितियां, क्या काम थे इनके? अलग अलग काम थे, जैसे उद्योग धंधों की देखभाल, जन्म मरण का रिकॉर्ड रखना, व्यापार वाणिज्य देखना, माप तौल की जांच करना, टैक्स वसूलना, और खास बात यह कि एक समिति विदेशियों की देखभाल के लिए भी थी। वाह, मतलब उस समय भी विदेशियों का आना जाना काफी था। और राज्य का व्यापार पर नियंत्रण कैसा था? अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र में व्यापार को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। राज्य ने अलग अलग आर्थिक गतिविधियों की देखरेख के लिए कई अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, जिन्हें अध्यक्षा कहा जाता था। अच्छा, जैसे कौन कौन से अध्यक्ष? ये व्यापार का अधीक्षक था। शुल्काध्यक्षा ये चुंगी और सीमा शुल्क वसूलने वाला अधीक्षक था। मतलब टैक्स कलेक्शन और ट्रेड रेगुलेशन के लिए अलग अफसर थे। जी। राज्य कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, माल में मिलावट रोकने के उपाय करता था। इसके लिए संस्थाध्यक्षा होता था, जो बाजार का अधीक्षक था। तो मौर्य राज्य काफी हद तक इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा था। और व्यापार मार्गों का क्या? मेगास्थनीज ने किसी खास सड़क का जिक्र किया है? हाँ, मेगास्थनीज एक रॉयल रोड का उल्लेख करता है, जो साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर राजधानी पाटलिपुत्र तक जाती थी। और इस सड़क पर नियमित दूरी पर मील के पत्थर जैसे चिन्ह लगे थे, ताकि दूरी का पता चल सके। वाह, जैसे आज हाईवे पर माइलस्टोन्स होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। अर्थशास्त्र में भी राजपथ यानी राजमार्गों के रखरखाव का जिक्र है। राज्य के लिए व्यापार मार्गों का सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी था। अर्थशास्त्र में व्यापार को लेकर वृत्ति और वार्ता जैसे शब्द भी आते हैं। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये दिलचस्प है। अर्थशास्त्र व्यापार को सिर्फ वृत्ति यानी आजीविका या पेशा ही नहीं मानता, बल्कि उसे वार्ता का हिस्सा मानता है। वार्ता में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य शामिल थे, और इससे धन पैदा करने वाला विज्ञान या शास्त्र माना जाता था। मतलब राज्य के लिए ये रेवेन्यू का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो क्या कुछ चीजों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार भी था? अर्थशास्त्र से ऐसा संकेत मिलता है कि कुछ वस्तुएं, जैसे नमक या शायद खानों से निकले खनिज, उन पर राज्य का एकाधिकार हो सकता था, या राज्य उन्हें खुद नियंत्रित तरीके से बेचता था। और सिक्के? मौर्य काल में आहत सिक्कों का क्या हुआ? मौर्य काल में आहत सिक्कों का चलन और ज्यादा व्यापक हो गया। अब ये सिक्के शायद ज्यादा मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड थे, और ऐसा लगता है कि इनके जारी करने पर राज्य का नियंत्रण पहले से ज्यादा था। पूरे साम्राज्य में एक जैसे वजन और शायद कुछ खास चिन्हों वाले सिक्के मिलने लगते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन का संकेत देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मौर्यकालीन शहरों पर। सेक्शन 8.3.2 शहरी केंद्र, अर्बन सेंटर्स। मौर्य साम्राज्य के विशाल प्रशासनिक ढांचे ने शहरी केंद्रों के विकास को और गति दी। कई शहर प्रशासनिक मुख्यालय बन गए, कहीं सेना की छावनियां बनी। और राजधानी पाटलिपुत्र, वो तो सबसे शानदार शहर रहा होगा। बिल्कुल। मेगास्थनीज उसका बड़ा भव्य वर्णन करता है। वो लिखता है कि यह शहर लंबाई में लगभग 80 स्टेडिया, करीब 15 किलोमीटर, और चौड़ाई में 15 स्टेडिया, करीब 2.7 किलोमीटर था। इसके चारों ओर लकड़ी की बनी एक विशाल दीवार थी, जिसमें तीर चलाने के लिए छेद बने थे, और 64 द्वार थे। दीवार के बाहर एक गहरी खाई या मोट थी। 15 किलोमीटर लंबा शहर उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा रहा होगा। क्या इसके कुछ अवशेष मिले हैं खुदाई में? हाँ, पटना के पास कुमरहार में खुदाई हुई है, जहां एक विशाल मौर्यकालीन हॉल के स्तंभों के अवशेष मिले हैं। शायद ये राजमहल का हिस्सा रहा हो। और अर्थशास्त्र में शहर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? अर्थशास्त्र में शहर के लिए अक्सर दुर्ग शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका मतलब किला भी होता है। उसमें नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे शहर के अलग अलग हिस्सों में कौन रहेगा, सड़कें कैसी होंगी, वगैरह। अशोक के शिलालेखों में पाटलिपुत्र के अलावा और कौन से शहरों का जिक्र है? अशोक के शिलालेखों में कई प्रांतीय राजधानियों और महत्वपूर्ण केंद्रों का जिक्र है, जैसे पश्चिम में उज्जैनी, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, पूर्व में तोसली और समापा, जो शायद उड़ीसा में थे, दक्षिण में सुवर्णगिरी, जो शायद कर्नाटक में था, गुजरात में गिरिनगर, और कर्नाटक में ही इसिला। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शायद व्यापारिक केंद्र भी रहे होंगे। पुरातत्व क्या कहता है इन शहरों के बारे में?
पुरातत्व से भी मौर्यकालीन स्तर कई जगहों पर मिले हैं, जैसे तक्षशिला के भीर माउंड में, उत्तर प्रदेश में, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, मथुरा में। मथुरा में शहरी जीवन का विकास लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच तेजी से हुआ। मथुरा के पास सोनख में खुदाई हुई है, जहां मौर्य काल के गोल और चौकोर घरों की योजना मिली है। और बंगाल, क्या वहां भी इस समय शहर थे? हाँ, बंगाल में भी शहरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। चंद्रकेतुगढ़, बंगरा और महास्थानगढ़ जैसी जगहों पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। महास्थानगढ़ से एक ब्राह्मी लिपि में लिखा अभिलेख मिला है, जिसमें पुंड्रनगर का जिक्र है, जो शायद महास्थानगढ़ का ही पुराना नाम था और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य के तहत शहरीकरण काफी फैला हुआ था। इन शहरों के आकार के बारे में कुछ अनुमान है? अनुमान लगाना मुश्किल है, पर कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। जैसे पाटलिपुत्र शायद 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा रहा हो। राजगृह, कौशाम्बी, विदिशा जैसे शहर 180 से 240 हेक्टेयर के बीच। अहिच्छत्र, श्रावस्ती, तोसली 120 से 180 हेक्टेयर। उज्जैनी, समापा 60 से 120 हेक्टेयर। मतलब साइज में काफी अंतर था। समझ गया। तो मौर्य काल में एक बड़ा साम्राज्य बना, राज्य ने अर्थव्यवस्था में दखल दिया, व्यापार मार्ग सुधरे, सिक्के मानकीकृत हुए और पाटलिपुत्र जैसे विशाल शहर बने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया लगभग 187 ईसा पूर्व में। तो उसके बाद क्या हुआ? खंड 8.4, व्यापार और शहरी विकास, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी मौर्योत्तर काल। जी। मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विखंडन का दौर आया। शुंग, कर्ण जैसे राजवंश आए और फिर बाहर से शक, पहलव, पार्थियन और सबसे महत्वपूर्ण कुषाण आए। दक्षिण में सातवाहन शक्तिशाली हुए, तो राजनीतिक नज़ारा बदल गया। तो इसका व्यापार और शहरों पर क्या असर पड़ा? क्या सब ठप पड़ गया? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। राजनीतिक विखंडन के बावजूद ये दौर व्यापार और शहरीकरण के लिहाज से और भी ज्यादा समृद्ध साबित हुआ, बल्कि कई मायनों में ये पहले से भी बेहतर था। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो शायद राज्य का नियंत्रण कुछ कम हुआ, जिससे निजी व्यापारियों को ज्यादा मौका मिला। दूसरे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौर में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब ग्लोबलाइजेशन का प्राचीन रूप। हाँ, कह सकते हैं। इस दौर के स्रोत भी काफी विविध हैं। दक्षिण भारत के लिए संगम साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्धों की जातक कथाएं हमें व्यापारियों और व्यापारिक जीवन की झलक देती हैं। और विदेशी स्रोत भी होंगे? बिल्कुल। एक अनाम यूनानी नाविक की लिखी किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो पहली सदी ईस्वी की है। ये लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापार का आंखों देखा हाल बताती है। फिर टॉलेमी का भूगोल है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है। ये सब रोमन लेखक हैं जो भारत के साथ व्यापार का जिक्र करते हैं। और हाँ, अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही, तो स्रोतों की भरमार है इस काल के लिए। चलिए बात करते हैं सेक्शन 8.4.1 की, व्यापारी और व्यापार केंद्र। व्यापारी के लिए आम शब्द अब भी वणिक ही था। कारवान नेता को सार्तवाह कहा जाता था। दुकानदार के लिए अपाणिका शब्द मिलता है। और वो सेठी, क्या वो अब भी महत्वपूर्ण थे? हाँ, सेठी की भूमिका जारी रही। खासकर बौद्ध संघ के दानदाताओं के रूप में उनका जिक्र खूब मिलता है। जातक कथाओं में तो सट्ठी को अकूत संपत्ति का मालिक बताया गया है, 80 कोटि विभव, यानी 80 करोड़ की संपत्ति वाला। कभी कभी उन्हें साहूकार के रूप में भी दिखाया गया है। उनके बेटों को सेठी पुत्र कहा जाता था। 80 करोड़ मतलब बहुत ही अमीर लोग थे। हाँ। और व्यापारियों के संगठन, गिल्ड वगैरह? हाँ, श्रेणियां या गिल्ड्स इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गए। ये सिर्फ व्यापारियों के ही नहीं, बल्कि अलग अलग शिल्पकारों के भी अपने अपने संगठन होते थे, जैसे बुनकरों की श्रेणी, कुम्हारों की श्रेणी, तेलियों की श्रेणी। इन श्रेणियों का क्या काम था? ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, माल की गुणवत्ता और कीमत तय करती थीं, अपने नियम कानून बनाती थीं और कभी कभी तो बैंकों की तरह काम भी करती थीं। पैसा जमा रखती थीं और ब्याज देती थीं। सांची जैसे बौद्ध स्थलों पर जो दान दिए गए हैं, उनके अभिलेखों में इन श्रेणियों और उनके सदस्यों का खूब जिक्र मिलता है। दान देने वालों में व्यापारी, कारीगर, अलग अलग शहरों के लोग शामिल हैं। तो ये श्रेणियां काफी पावरफुल थीं। अच्छा, इस दौर के प्रमुख व्यापार केंद्र कौन कौन से थे? कई पुराने केंद्र जारी रहे, जैसे तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी, कौशाम्बी। दक्षिण में प्रतिष्ठान पैठन महत्वपूर्ण था। बंदरगाहों में पश्चिमी तट पर भरूच और सोपारा और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंगाल बहुत प्रमुख हो गए। ठीक है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पे, सेक्शन 8.4.2, लंबी दूरी का व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड।
आपने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वर्ण युग था। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार। और दूसरा बड़ा कनेक्शन था मध्य एशिया और चीन के साथ, मशहूर रेशम मार्ग के जरिए। इनका इलाका, यहाँ से एक रास्ता दक्षिण की ओर भारत में आता था। कुषाण साम्राज्य, जिसका शासन उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर था, उसने रेशम मार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित किया और इससे खूब फायदा उठाया। तो भारत इस ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था? बिल्कुल। और पश्चिम से यानी ग्रीको रोमन दुनिया से संपर्क सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही एक यवन ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस शुंग राजा के दरबार में आया था और उसने विदिशा, मध्य प्रदेश में एक गरुण स्तंभ यानी गरुणा पिलर स्थापित करवाया था, जो आज भी मौजूद है। हाँ, हेलियोडोरस का बेसिनगर स्तंभ, और एक बौद्ध ग्रंथ भी है, मिलिंदपन्हो। जी, मिलिंदपन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न। इसमें एक इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जिसे पाली में मिलिंद कहा गया है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बातचीत है। इस ग्रंथ में मिनांडर की राजधानी सगल, जो शायद आज का सियालकोट है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। उसे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में दिखाया गया है, जहां तरह तरह के सामान बिकते थे। तो जमीनी व्यापार तो था ही, समुद्री व्यापार का क्या? समुद्री व्यापार इस दौर में जबरदस्त तरीके से बढ़ा, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ। पश्चिमी तट पर बंदरगाह थे, भरुक्कच, जिसे पेरिप्लस में बेरिगाजा कहा गया है, सोपारा, कल्याण। यहां से जहाज सीधे लाल सागर और फिर मिस्र के रास्ते रोमन साम्राज्य तक जाते थे। और क्या माल जाता था भारत से? बहुत कुछ। सबसे ज्यादा मांग थी मसालों की, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। इसके अलावा कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत का सामान, लोहा और हाँ, बेहतरीन कपड़े, मलमल, रेशम। और बदले में रोम से क्या आता था? मुख्य रूप से सोना और चांदी के सिक्के। रोमन लोग भारतीय सामान के इतने दीवाने थे कि बड़ी मात्रा में सोना भारत भेजा जाता था। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने तो इस बात पर अफसोस भी जताया था कि रोम का सोना भारत जैसे देशों में बहा जा रहा है लग्जरी गुड्स के बदले। इसके अलावा रोमन शराब, एम्फोराई नाम के खास मटकों में कांच के बर्तन और कुछ और चीजें भी आती थी। प्लिनी का विलाप, ये तो बहुत मशहूर है। क्या पूर्वी तट पर भी बंदरगाह थे? हाँ, पूर्वी तट पर बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, थाईलैंड तक जाते थे। पौंडीचेरी के पास अरिकामेडु भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक बस्ती थी। अरिकामेडो, वहां तो रोमन चीजें मिली हैं शायद खुदाई में। बिल्कुल, अरिकामेडु की खुदाई बहुत महत्वपूर्ण है। वहां बड़ी संख्या में रोमन एम्फोरा, शराब के मटके और रूलेटेड वेयर नाम के खास रोमन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये भारत और रोमन साम्राज्य के बीच सीधे व्यापार का पक्का सबूत है। और इस समुद्री यात्रा को आसान बनाने में किसी खोज का भी हाथ था। हाँ, मॉनसून हवाओं की नियमितता की खोज। नाविकों को पता चल गया कि साल के खास समय में हवाएं एक दिशा में बहती हैं और फिर दूसरी दिशा में। इससे हिंद महासागर में लंबी समुद्री यात्राएं ज्यादा तेज और सुरक्षित हो गईं। अच्छा, ये मॉनसून वाला ज्ञान। तो रोमन सोने के सिक्के भारत में खूब आए। क्या ये उत्तर भारत में भी मिलते हैं? रोमन सिक्के दक्षिण भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन उत्तर भारत में उतने नहीं मिलते। पर इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत रोमन व्यापार से अछूता था, बल्कि हुआ ये कि कुषाण शासकों ने, जो उत्तर भारत और मध्य एशिया पर राज कर रहे थे, रोमन सोने के सिक्कों के वजन और स्टाइल से प्रभावित होकर अपने खुद के सोने के सिक्के भारी मात्रा में जारी किए। अच्छा, कुषाणों के सोने के सिक्के, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ, कुषाणों के सोने और तांबे के सिक्के इस दौर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम थे। इनके अलावा और भी कई तरह के सिक्के चलन में थे। उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक राजाओं ने सिक्के जारी किए, जिन पर राजाओं के चेहरे बने होते थे। फिर शक राजाओं के सिक्के आए। मध्य भारत और दक्षिण में सातवाहनों ने सीसे, पोटीन, तांबा, टिन, सीसा का मिश्रण और तांबे के सिक्के चलाए। और कई स्थानीय गणराज्यों या जनजातियों ने भी अपने सिक्के जारी किए, जैसे योधे, अर्जुनायन वगैरह। मतलब सिक्कों की एकदम भरमार थी इस दौर में। विविधता बहुत थी। बिल्कुल, ये एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था का संकेत है। और एक और चीज जो व्यापारिक संपर्कों को दिखाती है, वो है खरोष्ठी लिपि का मिलना। खरोष्ठी लिपि, ये तो उत्तर पश्चिम भारत में इस्तेमाल होती थी। हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन इसके कुछ नमूने बंगाल और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिले हैं, जो दिखाता है कि व्यापारी और शायद बौद्ध भिक्षु इसे अपने साथ दूर दराज के इलाकों तक ले गए। वाह, क्या जबरदस्त कनेक्टेड दुनिया थी उस समय भी।
अब बात करते हैं सेक्शन 8.4.3 की, शहरी केंद्र, अर्बन सेंटर्स। इस मौर्योत्तर काल में, इस काल में शहरीकरण और भी ज्यादा विकसित हुआ। कई पुराने शहर चलते रहे और नए शहर भी उभरे। कई शहर कुषाण साम्राज्य के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। जैसे उत्तर पश्चिम में तक्षशिला भी एक बड़ा केंद्र था। यहाँ शक पहलव शासकों ने एक नया शहर बसाया जिसे सिरकप कहते हैं। ये एक नियोजित शहर, प्लान्ड सिटी था, जिसमें ग्रीक या हेलेनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है, जैसे सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पास में ही पुष्कलावती, जो आज का चारसद्दा है, वो भी एक महत्वपूर्ण शहर था। और मथुरा, उसका क्या हुआ इस दौर में? मथुरा तो कुषाणों के समय अपने चरम पर पहुंच गया। ये कुषाणों की शायद पूर्वी राजधानी जैसा था। ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। कई व्यापार मार्ग यहाँ आकर मिलते थे। ये धर्म का भी बड़ा केंद्र था। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों यहाँ फल फूल रहे थे। और सबसे बढ़कर ये कला का महान केंद्र बना। मथुरा कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यहीं विकसित हुई, जिसमें बुद्ध और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियां और अभिलेख मिले हैं। तो मथुरा एक मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस हब बन गया था। बिल्कुल। हालांकि कुछ साहित्यिक स्रोत अब भी मथुरा की मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं, जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन पुरातात्विक और कलात्मक सबूत उसकी समृद्धि की गवाही देते हैं। और पुराने शहर जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, पाटलिपुत्र ये भी बने रहे। हालांकि शायद इनका महत्व मथुरा या तक्षशिला जितना नहीं रहा हो इस काल में। बंगाल में क्या स्थिति था? उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ एक बहुत बड़ा किलेबंद स्थल मिला है, जो इस दौर का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र रहा होगा। तो कुल मिलाके मौर्योत्तर काल में शहरों की क्या खासियतें थीं? ज्यादातर शहरों में किलेबंदी जारी रही, पक्की ईंटों का इस्तेमाल और बढ़ा, जल निकासी व्यवस्था बेहतर हुई, शहरों में बाजार स्थल थे, मंदिर थे, बौद्ध मठ थे, शिल्प उत्पादन खूब होता था, कपड़ा, धातु का काम, हाथीबात की नक्काशी वगैरह। और एक शहरी संस्कृति भी विकसित हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। कला की दो महान शैलियां, गांधार कला उत्तर पश्चिम में, जिस पर ग्रीको रोमन प्रभाव था, और मथुरा कला इसी दौर में विकसित हुई। संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। शहरों में अलग अलग धार्मिक समुदायों, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और शायद कुछ विदेशी धर्मों के अनुयायी भी एक साथ रहते थे। तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर उभर रहा था। हाँ, बहुत ही विस्तृत और रोचक जानकारी। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आते हैं। खंड 8.5 सारांश समरी। जी, तो दोस्तों, हमने आज उत्तर भारत के लगभग 900 वर्षों यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के आर्थिक इतिहास की एक लंबी यात्रा की। हमने देखा कि ये दौर कितना बदलावों से भरा था। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहला, ये अवधि दूसरे शहरीकरण की गवाह बनी, जिसका मुख्य केंद्र गंगा घाटी थी। दूसरा, लोहे की तकनीक और उससे बढ़ा हुआ कृषि अधिशेष, इसने व्यापार और शहरों के विकास में एक बुनियादी भूमिका निभाई। तीसरा, व्यापारी वर्ग जैसे सेठी और सार्थवाह और साथ ही शिल्पकारों की श्रेणियां यानी गिल्ड, ये अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। चौथा, मौर्य काल में एक विशाल साम्राज्य बना और राज्य ने व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाने की कोशिश की, जिससे एक तरह का एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बना। पांचवां, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी मौर्योत्तर काल में, खासकर शक कुषाण काल में, व्यापार और शहरीकरण रुका नहीं, बल्कि लंबी दूरी का व्यापार, खासतौर पर रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। छठा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ। पहले आहत सिक्के, फिर इंडो ग्रीक, कुषाण, सोने और तांबे के, सातवाहन और अन्य स्थानीय सिक्के। इसने मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और सातवां, तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कौशाम्बी, भरुकच्छ, ताम्रलिप्ति जैसे अनेक शहर प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभरे और विकसित हुए। तो कुल मिलाकर ये काल सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही गतिशील, बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक था। बिल्कुल। ये गहन विश्लेषण, ये पूरी चर्चा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये समझने में मदद करेगी कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिकता या दर्शन का ही देश नहीं था, बल्कि एक जटिल, एक जीवंत अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र भी था। और ये समझ यूपीएससी परीक्षा में बहुत काम आती है,
ये न सिर्फ इतिहास के सवालों के जवाब देने में मदद करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े सवालों के लिए भी एक आधार तैयार करती है। ये इंटरलिंकिंग सिखाती है कैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जानना कि कैसे व्यापार मार्ग बने, कैसे शहर बसे, कैसे सिक्के चले, कैसे राज्य ने भूमिका निभाई, ये सब हमारे अतीत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। इस यूनिट को एक बार फिर से सुनने की जरूरत पड़ सकती है, नोट्स बनाने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि इन पैटर्न्स ने, इन बदलावों ने बाद के भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया होगा। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारत के अतीत को उसकी पूरी जटिलता में समझने के लिए जरूरी है। और एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि व्यापार और शहरों के इतने विकास के बावजूद भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का मूल आधार काफी हद तक कृषि ही क्यों बना रहा? इस पर आगे विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए। तो अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो सन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। जी जरूर, सब्सक्राइब करें। अगले सत्र तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद। जय हिंद।